हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है यूनिट 1। जो टॉपिक मैं आज लेने वाला हूं दैट इज द टॉर्क ऑन ए डाइपोल। और ये कब होता है? खास तौर से इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो टॉपिक आते हैं हमारे। एक पहला टॉपिक है टॉर्क से रिलेटेड और दूसरा टॉपिक है एनर्जी का। तो अभी इसमें से हम पहला वाला टॉपिक लेंगे, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम, लाइक दिस। आपको पहले भी क्लास में बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। इक्वल स्पेसिंग पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को हमने प्लेस करना है। डायपोल का हमें ध्यान होगा एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज होता था। इन पॉइंट्स को हम ए और बी मार्क करके चलते थे। तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इधर फोर्स लगेगा। इधर की ओर फोर्स क्यों लगा? तो हमने पहले पढ़ा था कि एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा। तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके अपोजिट साइड में मूव करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। तो यहाँ पे दो चार्ज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इस वाले की वैल्यू होगी F इक्वल टू क्यू ई और इस वाले की वैल्यू होगी F इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो सबसे पहली चीज यहां पर हम ये कैलकुलेट करेंगे, नेट फोर्स ऑन डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई का सम दैट इज 0। तो नेट फोर्स 0 होता है डायपोल पर इस सिचुएशन में। एक चीज ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चंस में पूछने में आती है। तो जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और इस पॉइंट को यदि मैं सेंटर पॉइंट को ओ मार्क करूं तो ये उसके अबाउट रोटेट कर जाएगा, क्योंकि कपल बन जाता है और अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। रोटेट करेगा इसीलिए इसके ऊपर लगेगा टॉर्क। लेट्स से डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। इसकी हम हेल्प लेंगे कैलकुलेशन में। इस काम के लिए मैंने दो परपेंडिकुलर्स यहाँ ड्रॉ करे। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं इस पॉइंट को एन, जहां पर हमारे दोनों परपेंडिकुलर मिले। अब टॉर्क का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है तो क्या होता है कि ईदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स की वैल्यू लिख दें, न्यूमेरिकल वैल्यू, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें इतना ध्यान होगा। यहां पर एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। जो यहाँ फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अब जरा इसको आगे देखें तो फोर्स हमारा F था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ क्या होगा? A से N तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा या B से N, क्योंकि हैं तो दोनों ही ये परपेंडिकुलर्स। तो इनमें से यहां पर जो हम लेंगे वो लेंगे AN। हमने ये AN क्यों लिया, BN क्यों नहीं? तो हमारी जो फोर्स की लाइंस हैं वो ये हैं। फोर्स ऐसे लगा हुआ है,
तो इन फोर्स की पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसकी वैल्यू है ए एन। ये पॉइंट ए है आ रहा है, इधर एन आ रहा है, तो ए एन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये एंगल हमने थीटा मार्क करा, तो इसके कारण ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का है। ये एंगल के सामने वाली साइड हो गई, तो हमने पढ़ रखा है एंगल के सामने वाली साइड होती है साइन कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए बी साइन थीटा। एफ की वैल्यू क्यू ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड रखना है इसलिए प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी है, और ए बी की वैल्यू है हमारी 2a। आपको ध्यान होगा कि हमने पहले भी पढ़ा है, लेंथ ऑफ डाइपोल हम लेते थे 2a, तो ये ए बी क्या होगी, लेंथ ऑफ डाइपोल होगी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, Q और 2a को एक साथ कर दें, E साइन थीटा। तो Q इंटू 2a को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। पुरानी क्लासेस का थोड़ा सा भी ध्यान होगा अपने को, तो Q इंटू 2a चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीपल को हम कहते थे डाइपोल मोमेंट, P से डिनोट करते थे। तो ये हमारा हो गया पी ई साइन थीटा, और इसका जो सिंबल होता है टॉर्क का वो टो होता है, तो टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हमारी स्केलरली लिखी हुई है, तो इसको हम वेक्टोरियली लिखें, यानी इन वेक्टर फॉर्म, तो कोई टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी में काउंट हो जाएगा। तो पी क्रॉस ई, ये हमारी वेक्टर फॉर्म हुई। आपको ध्यान होगा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे हमने, तो जब साइन थीटा आता है तो हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क ऑन डाइपोल। हमने ऊपर टॉपिक लिया था टॉर्क ऑन डाइपोल, ये उसका फॉर्मूला हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा जी? अब इसी से रिलेटेड हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो आता है पोटेंशियल एनर्जी stored in a dipole। कब? obviously when rotated in uniform electric field। अब पिछले वाले ही डायग्राम के अकॉर्डेंस में इस चीज को हम और बेटर समझ पाएंगे। जब इस पे टॉर्क लग रहा है तो ये अपनी जगह से ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, मीन पोजीशन हो के अराउंड। जब ये रोटेट करेगा तो इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन ही हमारे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसको हम बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हेन डाइपोल is given a small angular displacement d theta, then work done in this process dw इक्वल टू टो डी थीटा, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यदि आप ध्यान करो, क्लास 11th में यूनिट 5th में आपने पढ़ा था टॉर्क का एक फॉर्मूला, हमने डी डब्ल्यू बाय डी थीटा निकाला था। नहीं तो आपके पास क्लास 11th की बुक होगी, कॉपी होंगी, उसमें देख लेना, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। तो डी थीटा इधर भेज दिया तो हमारा डी डब्ल्यू इक्वल टू टू डी थीटा हो गया। तो की वैल्यू अभी ऊपर हमने निकाली थी पीई साइन थीटा, डी थीटा, ये हमारा बन जाएगा डी डब्ल्यू।
अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए ऑन इंटीग्रेटिंग। तो जब इंटीग्रेट करेंगे dw का w हो जाएगा, यहां से p और e बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट करना हमें तो कोई ना कोई लिमिट का देखना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिमिट कह देते हैं θ1 से θ2। माने जब इनिशियली हमारा डायपोल को कंसीडर करा तो उसका एंगल था θ1, जो कि बाद में बढ़ के हो गया, चेंज होके हो गया θ2। अब हमें साइन थीटा के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो ये होता है पी ई माइनस कॉस थीटा। लिमिट हम इस तरीके से लिख देते हैं, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा था, तो थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हुआ, इतना हमें याद होगा। अब इसमें हम लिमिट्स को पुट करें, पी ई बाहर रहेगा, माइनस पहले अपर लिमिट रखते हैं कॉस थीटा 2 माइनस, फिर एक बार और माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा प्लस, फिर लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। तो ये हमारा जो बन गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क डन हो गया। एज दिस वर्क has been stored as potential energy in the system, therefore पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल लेते हैं U, कैपिटल U इक्वल टू W। तो हम इसके बेसिस पर क्या कह सकते हैं, U इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया। ये हमारे बेसिक फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। अब इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग्स में। तो एक कॉमन सी चीज हमसे पूछी जाती है, उसके लिए चलें तो कुछ केसेस यहां पर बनते हैं हमारे, इन केस का काफी ध्यान रखना। आप किसी भी टाइम उनको सॉल्व कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा। सबसे पहले कॉमन सिस्टम में कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड में, तो हम यहाँ बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का एंगल पहला एंगल लेते हैं। बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का पहला एंगल लेंगे। तो व्हेन डायपोल इज rotated from perpendicular position, then, तो इस केस में हमारा इनिशियल एंगल हो गया 90 डिग्री का, और दूसरा एंगल जहां तक इसको हम ले गए वो हो गया कोई भी एंगल, दूसरी वैल्यू दे देंगे थीटा। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, हमको ये पता ही है। तो पी ई 0 माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और हमें एक चीज पता है कि जब डॉट ये कॉस के साथ कॉस थीटा आ रहा है तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला केस बनेगा हमारा। तो हम ये भी कह सकते हैं माइनस पी डॉट ई। ये दूसरा कॉमन फॉर्मूला है जो हमें
काफी जगह यूज होता है। बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, ये हमारा कॉमन फॉर्मूला हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा जी अपने को? यहाँ पर कुछ स्पेशल वर्ड के साथ इस चीज को और काउंट करा जाता है। सबसे कॉमन वर्ड उसमें आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक वर्ड आपका आएगा इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपका कोई डाउट लेता हूं। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी कि जो डायपोल है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, डायपोल के अलोंग वो प्लेस्ड है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ होगा, तो फोर्स उस पर इनिशियली इधर से लग रहा है, तो इनिशियल एंगल हो गया 0। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल काउंट करना है। इन दिस केस इनिशियल एंगल θ1 इक्वल टू 0 डिग्री। तो दूसरे एंगल को फिर हम कोई भी एक कॉमन नाम दे देंगे, थीटा। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। और हम सबको पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस केस में आंसर हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। डियर, तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसी कई चीजें बीच में आएंगी जिसके बारे में आपको ध्यान देना है, फॉर्मूले क्या हैं। और पहले भी आपसे कहा था बेटा जी, इन सब फॉर्मूलाज की आप लिस्ट बनाते चलो, तभी आप इन चीजों का ढंग से यूज कर पाएंगे, नहीं तो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे। अब जरा मैं टॉपिक्स को कुछ आगे की ओर बढ़ाऊं, तो एक चीज जो पहले पढ़ाई थी मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाह रहा हूं आपसे, और उसके बेसिस पर हम इसके जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट का जो हमारा लास्ट पार्ट आता है उसको कहते हैं कैपेसिटर, जिसके बारे में बीच में भी हमने चर्चा करी थी एक बार। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम कुछ पॉइंट्स को जरा नोट डाउन करना चाहेंगे। वो नोट डाउन वाले जो पॉइंट हैं, एक तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। जो बिल्कुल शुरू की एक दो क्लासेस थी, खासतौर से पहली क्लास, उसमें मैंने इन चीजों को काफी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि आखिर इनका मीनिंग क्या है। आपसे कहता था भाई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, तो इसका मीनिंग क्या है। उसी से रिलेटेड हमारा फ्री एंड बाउंड चार्ज है। फ्री चार्ज हमारा जनरली होता है इलेक्ट्रॉन। फ्री चार्ज जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है हमारे ऐसे मेटल केसेस में। और यदि कोई आयनिक कंडीशन है, यानी केमिस्ट्री के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं आयनिक इक्वेशन, तो वहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्ज ही फ्री चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, बोथ कैन मूव। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो इन टॉपिक्स के अकॉर्डेंस में फ्री चार्ज का मतलब क्या है, द चार्ज विच कैन मूव, द चार्ज विच कैन मूव। तो ये हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव कर सकता है। बट एक चीज पे और हमें सोचना पड़ेगा कि हम तो बार बार डिफॉल्ट चार्ज को अपने पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, और ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करा। तो ध्यान देना है, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज होता है
वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है प्रोटॉन, और वो हमारे लिए एक्सेसिबल है ही नहीं। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन के वहां से इन या आउट की ही बात कर रहे हैं। कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। और कहीं पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, दैट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यानी पॉजिटिव चार्ज का जो इंक्रीज या डिक्रीज है, दैट इज इक्वल टू डिक्रीज और इंक्रीज, उल्टा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड चार्ज का मतलब क्या हो गया, चार्ज जो कि मूव नहीं कर सकता, तो इन दोनों में से अब इलेक्ट्रॉन हमारा मूविंग चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं वो हमारा कहलाएगा बाउंड चार्ज। ये क्या कहलाएगा, हमारा बाउंड चार्ज। यानी कि चार्ज which is always bound with the lattices, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा हमने, विद द लैटिसेस, इसको क्या कहेंगे हम, बाउंड चार्ज कहेंगे। जनरली हम पॉजिटिव चार्ज को बाउंड चार्ज की तरीके से यहां पर लेंगे, बट ध्यान देना हम सिर्फ फिजिक्स में लेने की बात कह रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग सिनेरियो में सिचुएशन अलग अलग होगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काफी ढंग से हम लोगों को डिस्कस करनी है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। हम पिछले दिनों में बार बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड को डिस्कस कर रहे थे। शुरू में कोलाम्स लॉ के साथ आपको उसका मैंने मीनिंग भी बताया था। तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ insulator which allows to pass electric field through it, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास ऑन होने देता है, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। नॉर्मली जो इंसुलेटर हैं, हर इंसुलेटर में से करंट तो फ्लो कर नहीं सकता, चार्ज तो फ्लो कर नहीं सकता। और हमने गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, किसी भी मटेरियल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं, खास तौर से इंसुलेटर्स के अंदर, जो कंडक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास ऑन होने देते हैं। इस बिहेवियर को मैं अब एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। कैसे मतलब हो गया, तो हम दो डायग्राम बनाएंगे, वन इज फॉर कंडक्टर एंड अदर इज फॉर इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के थ्रू। लेट से मैंने इस तरीके से एक छोटा सा पीस ले लिया मटेरियल का। इधर यदि मैं किसी कारण से कोई और सरफेस लाता हूं जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें पता है इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज और इसकी दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। इस प्लेट की जगह मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने इस डायरेक्शन में कोई नया इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया हूं मैं, या तो ये कह दूं या ऐसे कह दूं। अब कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, कंडक्टर होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। दैट मीन्स यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इसके इस साइड से जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम E रहेगी।
यानी यहां से जो ई की वैल्यू थी वहां पर इधर भी क्या रहेगी, ई रहती है, और अंदर क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जब हम इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक कैटेगरी पढ़ेंगे, इंसुलेटर की कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कैटेगरी पढ़ रहे हैं, हर इंसुलेटर नहीं, तब यहां पर क्या बिहेवियर हो जाएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, या अगेन कुछ हम एक बाय डिफॉल्ट कंसीडर जो करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या इस चार्जेस के कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, माइनस इधर हो जाएगा, प्लस इधर। अब ये माइनस प्लस ऐसे क्यों हुए, फिर इधर माइनस प्लस, इसको भी समझते हैं हम। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट साइड में सेटल होता है। इसके कारण क्या होता है, ये जो अंदर की ओर के चार्जेस हैं ये तो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इधर की ओर चार्जेस बच जाते हैं, यानी कि हमें नेट चार्ज यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव मिलता ही मिलता है। अब अंदर ये अलाउ कर रहा है तो अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर डेवलप हो गया छोटा सा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कह रहा हूं ईडी। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, यहां अंदर ईडी अपोजिट डेवलप हो गया, तो इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ये हमारा हो जाएगा बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यों करा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब जरा गौर वर्ड करना कि मैं पहले आपसे जो कह रहा था, इसको ईएम मीडियम के साथ नाम दे दे रहा हूं कुछ अलग। पहले मैं आपसे कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी है, अब कह रहा हूं वो ईएम हो गया माइनस होने के कारण। तो कारण क्या है, यहां मैंने नेट वर्ड यूज किया है। ईडी इसका अपना डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, और चूंकि कुछ बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, सो देयरफॉर व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिफरेंस ऑफ द टू। इसलिए डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, पहली बात होता है, दूसरी बात कम होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें हम, ये जो पेपर जिस पर मैं आपको लिख के ये चीजें पढ़ा रहा हूं वो एक डाइलेक्ट्रिक है। ऐसा पेपर, न्यूज पेपर, ये सब क्या है अपने आप में एक डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ये इंसुलेटर तो हैं, यदि मैं एक तरफ इसके करंट दूंगा, चार्ज दूंगा, तो दूसरी तरफ वो कंडक्शन के थ्रू नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पहुंच जाएगा। ऐसे ही प्योर वाटर जो होता है, नॉर्मल वाटर नहीं, नॉर्मल वाटर होता है कंडक्टिंग, और प्योर H2O जो है आपका वो होगा डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग बिहेवियर देता है। यदि आप में से किसी को ध्यान होगा तो प्योर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था K=81, कुछ न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज किया था। So that is the most important thing, the behavior of dielectric in uniform electric field या in electric field। और ये हमारी सिचुएशन थी जिसमें हम कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ लेते हैं। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ हमारा डेवलप हो जाएगा। इज दैट ओके बेटा जी? बेटा एक दो बातें इससे रिलेटेड मैं और रिकॉल करवा दूं आपको कि आखिर ये है क्या चीज डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक
क्या हमें यूज करते क्यों है, फायदा क्यों होता है, ये आगे की एक दो टॉपिक में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे और अगली एक दो क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे। जैसे आपको मैंने कैपेसिटर का एग्जांपल कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि भाई हमारे फैन वगैरह में कैपेसिटर्स लगते हैं, तो हम उस चीज को कैसे यूज करेंगे। तो जब कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी हमें बढ़ानी होती है, कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी हमें बढ़ानी होती है, तो उस काम को करने के लिए उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक्स लगा देते हैं। चार्ज की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर लगा देते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। यानी पेपर हमने रैप कर दिया तो हमारा ये काम आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे कई जगह पे कई पर्पजेस पे हम इसका यूज करते हैं। चार्ज पॉइंट चार्ज लेट से प्लस कैपिटल क्यू ले लिया, इज प्लेस्ड एट ओ, कोई पॉइंट ओ पर हमने चार्ज लिया प्लस क्यू। इसके सामने मैं यहां पर 2 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ए और बी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। as shown in figure तो अब हम पूछेंगे यहां पे इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमें एक चीज पता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R फॉर्मूला हमारा होता है। अब ये हमारा यहाँ डिस्टेंसेस कंसीडर कर लें, तो पहले वाले पॉइंट का R1 डिस्टेंस और दूसरे पॉइंट के लिए हम डिस्टेंस R2 लें, तो यहां से बात क्लियर हो जाएगी, जिसका डिस्टेंस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट ए, इसको मैं वी ए या V1 कुछ भी नाम दे सकता हूं, 1/4πε0 Q/R1। पोटेंशियल एट बी, VB इक्वल टू 1/4πε0 Q/R2। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, क्योंकि A एंड B के बीच में पूछा है। तो जब हम इन दोनों की वैल्यू करेंगे तो हमारा कुछ टर्म कॉमन आ जाएगा, Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। तो जब इसको हम कंसिडर करेंगे कि VA ग्रेटर देन VB है, क्योंकि 1/R1 के कारण, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या है 1/R1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी 1/R2 से। ऐसा क्यों हो रहा है कि एज R1 इज लेस देन R2, तो 1/R1 ग्रेटर हो जाएगा। सो देयरफॉर VA इज मोर देन VB। तो यानी कि VA माइनस VB का साइन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था पॉजिटिव। बट साइमल्टेनियसली यहां एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि यदि यहां पर
माइनस क्यू चार्ज होता तो यहाँ पर हमें माइनस चार्ज कंसिडर करना पड़ता, उसके कारण ये हो जाता नेगेटिव। राइट बेटा जी, आज की क्लास में यहीं तक, फिर इसके बाद के लिए हम आगे करेंगे।